व्रत, उपवास, फास्ट किसी भी नाम से बोलें, पर लगभग हर धर्म में, हर मान्यता में इसका एक विशेष स्थान होता है। व्रत कई तरह से हो सकते हैं, जैसे निर्जला व्रत हो सकता है, या एक समय भोजन करने वाला व्रत हो सकता है, या सिर्फ फल वाला व्रत हो। एक जगह मैंने सुना था कि ऐसा व्रत है जिसमें बैठना नहीं है, सिर्फ खड़े खड़े वाला दिन भर व्रत, तो एक वैसा भी होता है। फिर रात्रि जागरण वाला व्रत, कई तरह के व्रत हो सकते हैं। तो व्रत किसी भी प्रकार का हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने धर्म के प्रति आस्था रखें, अपने इष्ट के लिए कुछ समय निकालें और कुछ जो दिनचर्या है हमारी उससे कुछ अलग हटकर करें। जैसे कि हम अगर 3 बार खाना खा रहे हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम 3 बार खाना खा रहे हैं, तो उससे हटकर कुछ जैसे फलाहार कर लें, या अगर हम अनाज कुछ खाना ही चाहते हैं तो हम कुछ अलग अनाज खा लें, या नमक जो हम रोज खा रहे हैं उससे कुछ हटकर सेंधा नमक खा लें। तो ऐसे इस तरह से कुछ हटकर कर लें ताकि हम एक रूटीन को ब्रेक कर सकें। तो इसलिए हम फास्ट को या व्रत को इतना महत्व देते हैं। इसके कई फायदे हैं, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, जिसका हम डिटेल में वर्णन किसी और वीडियो में करेंगे। पर आज जो हम चर्चा करने आए हैं वो ऐसे ही एक अनाज की है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं संगीता सिटोके स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माय वे ऑफ लाइफ में। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक अनाज की चर्चा करते हैं जिसे भगर कहते हैं हम लोग, पर और अन्य कई भाषाओं में इसके बहुत सारे नाम हैं जो इस तरह से हैं: समा, सामक, कोनिधान, श्यामा, बटन सावा, उदलू, खीरा, संवक। और इसे उगाने वाले राज्यों के नाम हैं उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। इन राज्यों में ये ज्यादा उगाए जाते हैं। अब जैसा कि हम किसी भी मिलेट को पहचानने का एक ही तरीका है उसकी पोषक संरचना देखना, उसी से हमें उसके सारे गुणधर्म पता चल जाते हैं। तो इसकी भी देख लेते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो है 65.5, प्रोटीन है 6.2, वसा है 2.2, ऊर्जा है 307 किलो कैलोरीज, आहार रेशा है 7.72 ग्राम, कैल्शियम है 20 mg और फास्फोरस है 280 mg और मैग्नीशियम 82 mg, जिंक 3 mg, लौह इसमें सबसे ज़्यादा है 5 mg, थियामाइन 0.33 mg और राइबोफ्लोविन है 0.1 mg और नियासिन है 4.2 mg। तो ये थी इसकी पोषक संरचना। तो सबसे पहले इसी आधार पर हम इसका फाइबर और कार्ब का रेशो निकाल लेते हैं। तो जो है 65.5 के अनुपात में आहार रेशा है 7.72, तो इसका रेशो निकलता है 8.48। तो जैसा कि हमें पता ही है कि 10 से अगर कम है ये रेशो तो वो उतना ही मिलेट फायदेमंद साबित होता है। तो इसका है सिंगल डिजिट में 8.48। तो ये बहुत ही अच्छा है वजन कम करने के लिए, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा है और इसीलिए हम शायद इसको व्रत में भी यूज़ करते हैं, ताकि हम अगर एक बार भी खाना खा रहे हैं तो अगर हमने एक बार भगर खा लिया तो ये लंबे समय तक हमारा पेट फुल रखेगा, तो हमें फुल की फीलिंग होगी और हमें बार बार भूख नहीं लगेगी। और फिर ग्लूटेन फ्री तो है ही ये मिलेट, सारे श्रीधान्यम ग्लूटेन फ्री हैं, तो ये भी ग्लूटेन फ्री अनाज है। तो ग्लूटेन रेजिस्टेंस लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें गेहूं चावल पचने में परेशानी है उनके लिए तो अच्छा है ही। साथ ही जैसे मानसिक रोगी, अगर कोई ऑटिस्टिक बच्चे हैं या हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अब अगर इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो वो भी काफ़ी लो है। जैसा कि गेहूं और चावल के सेवन के बाद एकदम से शुगर रिलीज होती है और शुगर बढ़ जाती है पेशेंट की, तो इसके साथ वैसा नहीं होता। इसके खाने के बाद धीरे धीरे शर्करा रिलीज होती है और ब्लड में धीरे धीरे मिलती है, और इस कारण से डायबिटीज़ वाले रोगियों के लिए ये बहुत अच्छा है। इसका सेवन हम नमकीन चावल वगैरह बनाकर भी कर सकते हैं, और अगर मीठा किसी को पसंद है तो मीठी खीर वगैरह भी बना सकते हैं। जो जो व्यंजन हम चावल वगैरह से बनाते हैं, जैसे चावल, पुलाव, खिचड़ी, डोसा, उपमा, इस तरह के सारे व्यंजन इनके भी बनाए जा सकते हैं। सारे श्रीधान्यम के बन सकते हैं।
अब इसकी कैल्शियम की मात्रा देखें तो वो काफ़ी अच्छी है। इसके लिए महिलाओं, विशेषकर प्रेग्नेंट लेडीज़ और बढ़ते हुए बच्चों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। उनको ये सेवन करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए अगर अपने स्किन को अच्छी रखना चाहते हैं तो हमें इसका उपयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा भी काफ़ी अच्छी होती है, जो हमें सेवन करने में फ़ायदेमंद ही साबित होगी। अगर आप आयरन की कमी से जूझ रहे हैं तब तो भगर का सेवन जरूर ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें जो आयरन की मात्रा है वो 5 mg है। और अगर चावल से इसको कंपेयर करें तो चावल में है सिर्फ 0.65 mg आयरन, तो इसके कंपैरिजन में भगर में बहुत ज़्यादा है। इसका सेवन हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। तो अब आ गई हमारी रेसिपी की बारी, तो चलिए मेरी रसोई में एक बढ़िया सी रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको अनपॉलिश्ड और पॉलिश्ड भगर में अंतर दिखाना चाहती हूँ। तो ये बड़े पॉट में जो ब्राउन सा है वो अनपॉलिश्ड भगर है, और जो छोटे पॉट में सफ़ेद सा दिख रहा है वो पॉलिश्ड भगर है। तो जब तक जानकारी नहीं थी तब हम ये सफ़ेद वाला ले लेते थे, अनपॉलिश्ड वाला, पर अब मैंने ये अनपॉलिश्ड बुलाया है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया है। अब ये 6-7 घंटे सोक हो चुका है और अब ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है और इसका पूरा पानी निथार दिया है हमने एक दूसरे गंजी में, और इसको जो सूखी दाने हैं ये हमने कढ़ाई में ले लिया है। हम इसका आज हलवा बनाने वाले हैं, तो इसमें 2 चम्मच करीब घी लिया है और इसको अच्छी तरह से अब भून लेंगे हम। तो मीडियम आंच कर ली है हमने, बहुत तेज़ ना रहे क्योंकि जलने का डर रहेगा। तो इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे, अच्छी तरह से चलाते हुए चारों तरफ से भून लेंगे हल्का सुनहरा होने तक। हल्की हल्की खुशबू भी आने लगेगी इसमें। और दूसरी तरफ ये जिसका पानी निथरा था वो उसको भी हमने गर्म होने रख दिया है। जब ये अच्छी तरह से सुनहरा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि हाँ ये सिक गया है, तब हम इस गर्म पानी को इस सिके हुए भगर में डाल देंगे और अच्छी तरह से चला लेंगे। थोड़े संभल के, इस समय गर्म छींटे उड़ सकते हैं, तो अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें। और इस भगर को में पानी को अच्छी तरह से मिला लें। अंदाज से थोड़ा देख लें कि कितना पानी लगेगा। लगभग 3 गुना पानी लग जाता है पर, तो इस पानी को इसमें मिला लें अच्छी तरह से और फिर इसको ढक कर पकाएंगे हम। तो ये पानी उबलने लगेगा तब हम इसको ढक देंगे और फिर 10-15 मिनट पकने देंगे। जब खोल के देखेंगे पक जाएगा तब हम इसमें लगभग आधी कटोरी, मतलब जितना भगर था उतनी ही शक्कर डाल लेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे और फिर इसको ढक देंगे। 5-10 मिनट में देखेंगे ये हमारा हलवा बनकर तैयार है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें इलायची और अपने पसंद के सूखे मेवे डाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। मैंने बादाम और काजू डाले हैं। तो ये डालकर अच्छी तरह से मिला लें और इस तरह से आपका स्वादिष्ट और पौष्टिक हलवा तैयार है। अब सावधानियों की बात करें तो जैसा कि हर श्रीधान्यम के सेवन में हमें सावधानी रखनी है, बल्कि श्रीधान्यम ही क्यों, हर मिलेट के सेवन में हमें सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि गेहूं चावल के में भी रखना था, पर जो नहीं रखी तो हम अभी परेशानी में हैं ही। तो इस तरह से किसी भी चीज़ की हमें अति नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही भगर में भी हमें सावधानी रखनी है, क्योंकि इसके अगर ज़्यादा सेवन से हमें कई बार वोमिटिंग सेंसेशन होने लगते हैं, यानी उल्टी जैसा लगने लगता है। तो इसकी हमें सेवन ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने देखा कि अरे इसमें आयरन बहुत है और हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाना है अपना, तो चलो रोज़ इसका सेवन करें, तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो हमें थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसके अति से बचें हम हमेशा। और बाकी अन्य श्रीधान्यम के सेवन वाली सावधानियां तो अपनानी ही हैं, जो शायद आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो हम मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगी। तो अब आपका व्रत हो अथवा ना हो, भगर को अवश्य अपने भोजन में शामिल कीजिए
और अगर व्रत है और आपको भूखे नहीं रहते बनता तो बिना गिल्ट के आप भगर को अवश्य शामिल कीजिए, क्योंकि आप एक काम तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं कि अपना एक अनाज चेंज कर रहे हैं और इतना पौष्टिक अनाज अब व्रत वाले दिन ले रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेझिझक होकर इसको अपने व्रत में भी शामिल कीजिए और अगर व्रत नहीं है तो भी शामिल कीजिए। तो अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दूंगी, जो इसकी सावधानियां सुन सुन के शायद आप लोग परेशान हो गए होंगे कि हमें 7-8 घंटे पहले भिगोना है। तो एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि इससे आप निजात पा जाएंगे। और अगर इसकी रोटियां बनाना चाहते हैं तो इसका आटा कैसे तैयार करें उसका तरीका भी मैं शेयर करूंगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।